वैसे ही उसकी मॉडर्न माँ छोटे छोटे कपड़े पहनकर नागिन डांस करने लगी। वो जमीन पर लोट लोट कर डांस करने लगी। सारे बाराती उसे देख देख कर हंसने लगे। ये कौन बेवड़ी औरत यहाँ पर घुस आई है? कोई बेशर्म है ये, भगाओ इसको यहाँ से। अरे कोई तो रोक लो इसको, अब क्या नागमणि लेकर ही मानेगी। अरे माँ उठो, क्यों हमारी बेइज्जती करवाने पर लगी हो? भला शादी में ऐसी नौटंकी कौन करता है? आज के दिन तो कम से कम साड़ी पहन लेती। आज मेरे लौंडे की शादी है, आज मेरे लौंडे की शादी है, ढिग चिक टिक चिक ढिंग, आज मेरे लौंडे की शादी है। किसी तरह विक्रम ने अपनी माँ को डांस करने से रोक दिया। सारे लोग हैरान हो गए। देखो तो, बेटा इतना संस्कारी है और माँ इतनी बेशर्म। देखा, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे के ससुराल वाले हम सब की बेइज्जती कर रहे हैं। खैर, रात भर शादी की सभी रस्में पूरी हुई। पंडित बार बार घूर घूर कर विक्रम की माँ को ही देखे जा रहा था, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थी। तभी पंडित जी बोले, अरे विक्रम बेटा, ये तुम्हारी कोई विदेशी दोस्त है क्या? अगर कहो तो इनकी भी शादी करवा दूं। पंडित जी, ये मेरी माँ है। हे भगवान, क्या क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है कि मैं अंधा हूँ। अच्छा, तुम अंधे हो तो मेरे भी हाथ पैर नहीं है, मैं भी पूरी तरह से अपाहिज हूँ। खैर, किसी तरह शादी हुई और विक्रम अपनी पत्नी को विदा करके अपने घर ले आया। घर आते ही विक्रम की बीवी ममता ने कहा, सासू माँ, पता है मेरे मायके में हर जगह आपकी बेइज्जती हो गई है। लोग तो मेरे पापा की भी इंसल्ट कर रहे थे, बोल रहे थे ऐसे घर में रिश्ता क्यों कर दिया। ये तो अच्छा हुआ कि विक्रम जी और ससुर जी का नेचर देखकर हमारी इज्जत बच गई। अगर मुझे पहले पता होता तो तुम गवारों के घर हम रिश्ता ही नहीं करते। इतना लंबा घूंघट डाल रखा है, तेरी पूरी आवाज भी मुझ तक नहीं पहुंच रही। जल्दी से जा खाना बना। खैर, आज ममता की पहली रसोई की रस्म थी, इसीलिए वो खाना बनाने लगी। तभी उसकी बेशर्म सास किचन में आई, छोटे छोटे कपड़े पहनकर। बहू, तेरे कपड़े देखकर तो मुझे गर्मी लग रही है, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। तू सांस कैसे ले रही है इन कपड़ों में? ये लंबा लंबा घूंघट उठाकर फेंक दे। सासू माँ, आपकी वजह से आपके बेटे और आपके पति यानी मेरे ससुर जी की बहुत बेइज्जती होती रहती है। मैं तो कहती हूँ आप भी मेरी तरह बन जाइए, फिर देखना हर कोई आपकी इज्जत करेगा। देख, तू मेरी फिक्र मत कर, मेरी इज्जत बहुत है। जिस सोसाइटी में मैं बैठती हूँ ना, वहाँ तेरी कोई इज्जत नहीं करेगा। लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं अपना मजाक उड़वाने को तैयार हूँ, पर अपने संस्कारों के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगी। तुझसे तो बात करना ही बेकार है। इतना बोलकर उसकी सास वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद खाना बन गया और खाना पीना खाकर सब लोग सो गए। अगली सुबह ममता की सास बाहर सड़क पर छोटे छोटे कपड़े पहनकर एक्सरसाइज कर रही थी। तभी मोहल्ले के कुछ छिछोरे लड़के वहाँ पर आ गए। क्या बात है आंटी, इस उम्र में भी आप कयामत ढा रही हो? जरा हमें भी एक्सरसाइज सिखा दो। हाँ आंटी, आपको देखकर तो बूढ़ों के अंदर भी जवानी आ जाती है। ओह कम ऑन यार, तुम लोग तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। खैर, उसकी सास उन लड़कों के साथ वहीं सड़क पर एक्सरसाइज करने लगी। तभी वहाँ पर कुछ बुजुर्ग आ गए। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने यहाँ बीच सड़क पर? अरे लौंडो, भागो यहाँ से। लड़के डर कर वहाँ से भाग गए। आप लोगों ने क्यों उन बेचारों को भगा दिया? एक्सरसाइज ही तो कर रहे थे। अरे कैसी बातें कर रही हो आप? मैंने तो उन लोगों को इसलिए भगाया क्योंकि आप हमें भी एक्सरसाइज करा सके। वो लड़के थोड़ी देर पहले सही ही कह रहे थे, आपको देखकर हम बूढ़ों के अंदर भी जवानी आ जाती है। अच्छा, तो ये बात है। चलो ठीक है, तुम लोग भी एक्सरसाइज करो। अब वो बुढ़े भी उसके साथ एक्सरसाइज करने लगे। तभी उन बुढ़ों की बीवियों ने ये सब देख लिया बालकनी से। तुम्हें बुढ़ापे में कुछ ज्यादा ही जवानी चढ़ी है क्या? ममता, विक्रम, अपनी बेशर्म माँ को अंदर रखा करो। पूरे मोहल्ले में बेशर्मी फैलाए करती है। आवाज सुनकर बालकनी में ममता, विक्रम और ममता के ससुर सब लोग आ गए। बेटा, अपनी माँ को अंदर लेकर आ, इसने तो पूरे मोहल्ले में हमारी नाक कटा रखी है। तुम लोग अपने अपने पतियों को संभालो। मुझ जैसी हसीना को देखते ही खींचे चले जाते हैं, तो उसमें मेरी क्या गलती है? विक्रम बेटा, अपनी माँ को समझा लो, वरना हम सारे मोहल्ले की औरतें मिलकर इन्हें इस मोहल्ले से भगा देंगे। खैर, इधर विक्रम अपनी माँ को अंदर लेकर आया। माँ, लोग अपने बच्चे को समझाते हैं, पर मैं दिन भर आपको समझाया करता हूँ। इस उम्र में ये सब अच्छा नहीं लगता। और इस उम्र में क्या, औरत की एक मर्यादा होती है, उससे अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। तुम सारे मर्यादित लोग मिलकर अपनी एक नई दुनिया बना लो। मेरा तो जैसा मन करेगा वैसे ही रहूंगी, वैसे ही कपड़े पहनूंगी। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि मैं इतने कपड़े पहन लेती हूँ, वरना इतनी गर्मी में तो मेरा ये भी पहनने का मन नहीं होता। देख रहे हो बेटा, तुम्हारी माँ कैसी बातें कर रही है। मैं कुछ बोल दूंगा तो बुरा मान जाएगी। सासू माँ,
कम से कम ससुर जी का तो ख्याल रखिए, आपकी वजह से उनकी कितनी बेइज्जती होती है। खैर, ऐसे वक्त बीत रहा था, लेकिन उसकी बेशर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। फिर एक रात विक्रम ने अपनी पत्नी से कहा, ममता, सुबह जैसे ही घर से निकलता हूँ वैसे ही पूरा मोहल्ला मुझसे मेरी माँ की शिकायत करने लगता है, और जैसे ही घर आता हूँ फिर से मुझे शिकायतें सुनने को मिलती है। मैं तो परेशान हो गया हूँ इन सब से। ऐसा करते हैं, कल ही हम लोग किसी ट्रिप पर चलते हैं, इसी बहाने हमारा हनीमून भी हो जाएगा। आपने बहुत अच्छा सोचा, लेकिन अगर यहाँ पर सासू माँ और ससुर जी को अकेला छोड़ दिया तो सारे मोहल्ले वाले ससुर जी को परेशान करते रहेंगे, क्योंकि सासू माँ की बेशर्मी तो कम होने वाली नहीं। ऐसा करते हैं, हम सब लोग समर वेकेशन पर चलते हैं, वैसे भी यहाँ बहुत गर्मी है। हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। थोड़ा इस मोहल्ले से बाहर निकलेंगे तो हो सकता है माँ को थोड़ी अकल आ जाए। इस गर्मी में नैनीताल या कश्मीर सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि गोवा जाने से कोई फायदा नहीं। अगले दिन विक्रम ने इस बारे में अपने माँ बाप से बात की और उसी शाम को वो लोग समर वेकेशन के लिए कश्मीर निकल गए। सारे लोग कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियों पर ठंड के मजे ले रहे थे, लेकिन ममता की सास अभी भी छोटे छोटे कपड़े पहनी हुई थी। माँ, हम लोग यहाँ पर आपको इसलिए लेकर आए थे कि कम से कम इस ठंडक में तो आप पूरे कपड़े पहन लेंगी। आपको ठंड नहीं लग रही है क्या? हम लोग यहाँ पर ठंड का मजा लेने आए हैं, कपड़े पहनकर मैं मजा नहीं खराब करना चाहती। खैर, बाकी सारे लोग तो बड़े बड़े कोट या स्वेटर पहने हुए थे, लेकिन उसकी सास अभी भी छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थी। वो बर्फ उठा उठाकर बाकी पर्यटकों के ऊपर फेंकने लगी। सारे पर्यटक उसे देखकर हंस रहे थे। अरे देखो इस औरत को, कितनी बेशर्म है। बेशर्म के साथ साथ ये एक नंबर की गवार भी लग रही है। बर्फीली पहाड़ियों में भी इसने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे हैं। मुझे तो लगता है ये पहली बार अपने गांव से बाहर निकली है, इसीलिए हम लोगों को दिखाने के लिए छोटे कपड़े पहन रखे हैं। इसे तो इतनी भी अक्ल नहीं कि ठंड के मौसम में पूरे कपड़े पहनने चाहिए। लेकिन ममता की सास तो अपने में ही मगन थी, वो किसी की बात सुन ही नहीं रही थी। विक्रम, ममता और उसके ससुर ने उन लोगों की बातें सुन ली। वो तीनों उसके पास आ गए। तुम मेरी और कितनी बेइज्जती करवाओगी? यहाँ पर लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि इतने सारे गवारों के बीच एक मैं ही मॉडर्न लग रही हूँ। इतना बोलकर वो बर्फ में लोट लोट कर खेलने लगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक रोज जब सारे कपल बर्फ की पहाड़ियों पर एंजॉय कर रहे थे, तब वहाँ का मैनेजर बोला, सुनिए सुनिए, सबसे पहले यहाँ पर जितने भी कपल पहली बार आए हैं उन्हें उनकी शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सबको हमारी तरफ से एक दिन का होटल और खाना फ्री में दिया जाता है। सारे लोग खुश हो गए। तभी मैनेजर की नजर ममता की सास पर गई। ये बूढ़ी अम्मा कौन है? आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि ठंड में बच्चों के सामने ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए? अरे मैनेजर साहब, ये औरत तो गवार है, लगता है पहली बार आई है। आप जिसके साथ भी आई हैं, ये ट्रिप छोड़कर कहीं और चले जाइए। हम आप जैसे बेशर्मों को अपने ग्रुप में शामिल नहीं कर सकते। इतनी बेइज्जती होने के बाद वो लोग उसी वक्त वापस घर लौट आए। अगली सुबह ममता की सास ने साड़ी पहन ली। अरे ये कौन है? इतनी संस्कारी महिला, पक्का बहू तेरी कोई रिश्तेदार होगी। मैं हूँ आपकी बीवी, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। कल जब कश्मीर में पहली बार मेरी इतनी बेइज्जती हुई, तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। देर आए दुरुस्त आए, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। सासू माँ, इस अवतार में आप किसी देवी से कम नहीं लग रही। अब देखना, हर कोई आपकी इज्जत करेगा, क्योंकि जिस जगह का जैसा कल्चर होता है, हमें वैसे ही कपड़े पहनने चाहिए। उस दिन के बाद उसकी बेशर्मी हमेशा के लिए खत्म हो गई। सारे लोग उसकी इज्जत करने लगे और सब खुशी खुशी रहने लगे।